सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में कुछ खास नहीं है, बट हाँ रिपीटेड टॉपिक्स है काफी टाइम से। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए इंटरेस्टिंग, ट्राई करना, अटेम्प्ट करना। आंसर तो करते नहीं हो, बट हाँ ट्राई करना कि अटेम्प्ट कर सको। जो ना आए पूछा करो, जो टॉपिक्स अनक्लियर रह गए उनको मेंशन कर दो। एग्जाम पास में प्लीज बी सीरियस। वैलेंटाइंस हो गया कल, आज से स्लैप डे शुरू हो चुका है, तो स्लैप डे व्लैप डे मत बनाना, वैलेंटाइंस बना लिया काफी है। अभी होली के लिए एनर्जी बचा के रखो, और एग्जाम्स भी आपके नजदीक ही है। अप्रैल से ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला स्लैट, फिर एमएच सेट है, फिर स्लैट है, फिर डीयू है, एनसीएचएम है। तो लाइन में आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। जिनका क्लैट नहीं हुआ, जिनका आईलेट नहीं हुआ, या जो डीयू टारगेट कर रहे हैं या जो रिपीट कर रहे हैं, प्लीज डोंट वेस्ट, दिस इज योर वेरी प्रीसियस टाइम, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? प्रेसिडेंट ने एक्चुअली कलर अवार्ड दिया है, ये हरियाणा में हुआ, हरियाणा में। तो देखेंगे कि एग्जैक्टली वो कलर अवार्ड है क्या। ये हिंदू में नहीं मिलेगा, ये एआईआर से निकाला है। एंड सेकंड इज द फॉसिल एंड द टाइम। द हिंदू ने एक छोटा सा आर्टिकल वाले पेज पे अपना एक बहुत ही एक लॉन्ग लेंथ तो नहीं कहेंगे, बट छोटा सा आर्टिकल दिया, बट उसमें काफी कुछ निकल रहा है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, कुछ इंडिया के बिल्स हैं, फिर कुछ एस्पेक्ट्स हैं जियोलॉजी के जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कुछ टर्म्स पूछे जा सकते हैं, कभी कभी जीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं वन लाइनर एग्जाम में। चैट जीपीटी वाज इन न्यूज। तो चैट जीपीटी को व्हाट्सएप से गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए कैसे इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो ये देखेंगे। एक काम करना, एक चीज बताना, चैट जीटीपी जो है वो AI-1 का है, ये तो सबको पता है ना, एलोन मस्क की कंपनी। अब ये बताना चैट जीटीपी का या जीपीटी का सेकेंड हैंड क्या, एक सिस्टर एआई भी है एक, जिसको गूगल ने बनाया रिसेंटली, उसका नाम बताना। बी से नाम है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है कि क्या नाम है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस अगेंस्ट झारखंड सीएम, ये उसी दिन हुआ था जब गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा था। आई थॉट कि चलो बाद में कभी देखेंगे, क्योंकि पॉलिटी बहुत हो रहा था 2-3 दिन से। तो आज के लिए टॉपिक रखा है पॉलिटी का, रेस्ट आर फ्रॉम द करंट अफेयर्स, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला है व्हाट इज द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, ये प्रेसिडेंट साहब अवार्ड दे रहे हैं, तो क्या होता है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, ये देखना जरूरी है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ने प्रेजेंट विल प्रेजेंट द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड टू द स्टेट पुलिस एट अ सेरेमनी एट द हरियाणा पुलिस अकेडमी। हरियाणा पुलिस अकेडमी की सेरेमनी थी, उसमें यूनियन होम मिनिस्टर ने यानी कि अमित शाह जी ने प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, ठीक है। तो हमें ये चीज देखना है कि एग्जैक्टली ये इंसिडेंट हुआ कहाँ पे। तो इंसिडेंट का जगह था हरियाणा पुलिस अकेडमी। ये चीज तो पहली बात होगी, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड कहाँ दिया गया, हरियाणा पुलिस अकेडमी के एक सेरेमनी में। अब होता है कि सर प्रेसिडेंट कलर अवार्ड क्या होता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अच्छा, ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड में जाने से पहले आई वांट यू टू ड्रैग इट समवेयर एल्स। समवेयर एल्स का मतलब है मेरा प्रेसिडेंट से, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, क्लैट ने भी पूछा 2-3 महीने पहले, तो देख लो एक बार, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। आर्टिकल 52 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नोट डाउन करवा रहे हैं, बस वो देख लो। आर्टिकल रहता है ना कि सर कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने। आर्टिकल 53 क्लॉज 2 बोलता है कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो आर्म फोर्सेस के हेड होंगे। इतना तो याद होगा, नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम है। अच्छा, आर्टिकल 60 याद रखना, ओथ एंड अफर्मेशन, कि प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 61 याद रखना, इंपीचमेंट से रिलेटेड है, इंपीचमेंट। अच्छा, उसके बाद एक चीज और याद रखना, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इलेक्शन जो मैनर ऑफ इलेक्शन है 58 में, और इधर 57 और माय बैड, एक मिनट जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। जो इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट है वो आप देख लो, 54 55 तक चलता है वो। यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज है, फिर यहाँ पे बताया जाता है फॉर्मूला ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट में इलेक्शन होता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। अच्छा, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कितने लोग होते हैं, तो 2 डिफरेंट टाइप्स के एस्पेक्ट है, 3 है बेसिकली, बट बेयर एक्ट पढ़ोगे तो उसमें 2 ऊपर में लिखता है, एक कमेंट्री में लिखता है। तो इसमें है कि इलेक्टेड मेंबर्स, ये वर्ड याद रखना, ये इससे कंफ्यूज किया था लास्ट ईयर क्लैट ने। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस, दोनों हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा। अभी आएंगे प्रेसिडेंट अवार्ड्स पे भी आएंगे, तो कोई भी टॉपिक हो तो उसका हर एस्पेक्ट देखने की कोशिश किया करो।
अब का एग्जाम पुराना वाला एग्जाम नहीं रहा है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। जो क्लैट वाले हैं वो अभी से ही देखना स्टार्ट कर दे ताकि बेसिक्स क्लियर रहे। बोथ हाउसेस ऑफ लोकसभा राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली SLA, ठीक है, एक तो ये हो गया। प्लस एक चीज और है जो कि आया था 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, दैट इज दिल्ली और पौंडीचेरी या फिर पुदुचेरी, जो लिखना है लिख लो। पौंडीचेरी का वैसे भी नाम चेंज कर दिया था, तो दिल्ली एंड पुदुचेरी, उसमें ये आ गया पौंडीचेरी से पुडुचेरी हुआ। तो 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इन दोनों को भी ऐड किया गया था। तो आई गेस की इलेक्टोरल कॉलेज क्लियर होगा। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सीक्रेट बैलेट। ये क्वेश्चन क्लैट ने पूछा था और बहुत बच्चों ने गलती की थी इसमें, क्योंकि आप ना ध्यान नहीं देते उस चीज पर कि ये 3 एस्पेक्ट्स है, सिंगल ट्रांसफरेबल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सीक्रेट बैलेट। हम उसमें डीप डाइव नहीं करेंगे कि वो क्या होता है, वो जब पॉलिटी की क्लास होगी तो उसमें आप पढ़ सकते हैं उसको। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट 61 में याद रखना, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है, एक क्वेश्चन आया था ड्यू में एक बार, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट जो होता है उसमें कौन सी मेजोरिटी होती है, सिंपल, स्पेशल, कौन सी? तो हमेशा याद रखना प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट में स्पेशल मेजोरिटी होती है, और स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेजोरिटी। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर 1/4 होता है। अरे 1/4 तो तुम्हारा पहले होता है ना, 1/4 तो तुम जब बोलते हो कि हाँ हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तब 1/4 होता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से ही पास कराना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का एक इलेक्शंस एक्ट है, प्रॉपर बेयर एक्ट है। अब इलेक्शन का एक एक्ट है इनका 1952 का। बस इतनी बातें अगर ध्यान में किसी के हैं तो उसे कोई नहीं रोक सकता प्रेसिडेंट की चीजों को आंसर करने से। एलिजिबिलिटी प्रेसिडेंट की बात करो, एक लास्ट चीज बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या होती है? 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने का एलिजिबल होना चाहिए, प्लस एक और छोटी सी बात इसमें कर दी जाती है, दैट इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही जेनरिक बात है, सिटीजन होना चाहिए, और किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है अभी हम हेमंत सोरेन वाली चीज में देख लेंगे, ठीक है। आई होप कि यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जब प्रेसिडेंट की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पढ़ते हो तो उसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो देख लेते हैं, फिर अपन हम करंट अफेयर्स वाले पार्ट पे आ जाएंगे। जो प्रेसिडेंट का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसमें किनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पार्ट में नहीं लिया गया, अहमद सेठ ने पूछा था। पहला है, अगर वो प्रेसिडेंट ही हो, प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, 57 आर्टिकल 57 बोलता है कि री इलेक्शन हो सकता है, या फिर कोई वाइस प्रेसिडेंट हो, या फिर वो गवर्नर हो, या फिर किसी स्टेट में या फिर यूनियन में मिनिस्टर हो। अगर ये 4 चीज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऑफिस जब रिज्यूम करेंगे तो उनको इन पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन और नॉट, ये तो क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा चीज क्लियर होगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। तो बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। चलो अब आते हैं हम अबाउट द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। अभी हमने कौन सा चीज छोड़ा यहाँ पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिसको हेमंत सोरेन वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और ब्रॉड कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रेसिडेंट कलर इज माय बैड द प्रेसिडेंट कलर इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर दैट कैन बी अवॉर्डेड टू एनी मिलिट्री यूनिट, मिलिट्री ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड यूटी पुलिस फोर्सेस। मतलब पूरा चीज नहीं देखना है, बस ये देखना है कि इट इज द हाईएस्ट मिलिट्री यूनिट अवार्ड, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरी, इट इज बेस्टोड अपॉन द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस रेंडर टू द नेशन बोथ इन पीस एंड इन वॉर। यहां पर आपका क्वेश्चन बनेगा कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है वो केवल पीस में दिया जाता है, केवल वॉर में दिया जाता है, बोथ और नाइदर, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो दोनों है भाई, पीस में भी दिया जा सकता है और वॉर में भी दिया सकता है। जनरली आप क्या करोगे ना, आप वॉर टिक करके आओगे कि प्रेसिडेंट मॉडल है, मेडल है, महामहिम का मेडल है ना। महामहिम का मेडल कब मिलेगा, जब बहुत बड़ा काम करोगे, वॉर जीत लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीस और वॉर, ये 2 कंडीशंस याद रखना, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इट इज नोन एज द राष्ट्रपति का निशान। प्रेसिडेंट मेडल है तो हिंदी में राष्ट्रपति का निशान। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रपति का निशान इज अवॉर्डेड एट विच पुलिस ट्रेनिंग, और या फिर कह सकते हैं सेरेमनी, तो हरियाणा पुलिस। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन आर्म फोर्सेस टू बी अवॉर्डेड विद द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, इंडियन नेवी। पहली बार प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किस यूनिट को दिया गया था, इंडियन नेवी को दिया गया था। अब प्रेसिडेंट तो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्सेस के,
ठीक है, और कब दिया गया था? 27 मई 1951 को। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने पहली बार ये अवार्ड दिया था किसको? इंडियन नेवी को। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। स्पेशल फ्लैग ऑल्सो नोन एज निशान इज गिवन टू यूनिट एज अ पार्ट ऑफ द अवार्ड। जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने फोटो देखा था वो फ्लैग दे रहे हैं, तो यही स्पेशल फ्लैग निशान की तरह दिया जाता है कि हाँ इस यूनिट को ये निशान दिया जा रहा है प्रेसिडेंट्स अवार्ड पे। ठीक है, चलिए द फ्लैग कंसिस्ट ऑफ गोल्डन बॉर्डर इन द मिडिल, बीच में गोल्डन बॉर्डर है, इंसिग्निया है रेस्पेक्टिव मिलिट्री यूनिट का, जो भी अगर मान लो नेवी है तो नेवी का कौन सा यूनिट होगा, कौन सा इसमें इंसिग्निया जड़ा होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में सोच के बताना। लास्ट ईयर इंसिग्निया आया है, लास्ट ईयर ही, और क्या छत्रपति शिवाजी का है या क्या है, ऑक्टागोनल है या क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि नेवी का इंसिग्निया क्या है। ठीक है, मिलिट्री यूनिट ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड पुलिस फोर्सेज इन द सेंटर, जो भी उसका है उसका इंसिग्निया जड़ा होगा, उसमें गोल्डन बॉर्डर्स होंगे बीच में। ठीक है, द फ्लैग में ऑल्सो कंटेन द मोटो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, मतलब सभी बातें उस मिलिट्री के बारे में कि आपका मोटो क्या है, आपका वॉर क्राई क्या है, ये इस तरह की चीजें उसमें मेंशन होंगी। चलिए, during any ceremonial parade the president color kept at a special position and soldiers often march with the president color on important dates like on their establishment or anniversary। ये तो चलिए जेनरिक बात है, तो छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट अब बाकी सारी चीजें और ये वाला एस्पेक्ट अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इतनी जल्दी प्रेसिडेंट का रिवीजन नहीं हो पाएगा, बट हम लोगों ने 50% रिवाइज कर लिया प्रेसिडेंट को केवल इन 5-6 पॉइंट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब जियोलॉजिस्ट टाइम स्केल का फोटो है, फॉसिल एंड टाइम। देखो अभी बेसिकली क्या चल रहा है, जियोलॉजिकल जो प्रिजर्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि हाँ ये डेडिकेटेड लॉ है। जैसे होता है ना डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट डीवी एक्ट है, चाइल्ड एंड सेक्सुअल अब्यूज के लिए पॉक्सो है 2012, डीवी 2005 का है, मैरिज एक्ट है उसमें, डिवोर्सेस के लिए एक्ट है, या फिर कहो कि अगर बात करो कि इस क्रिमिनल लॉ के लिए है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, तो डेडिकेटेड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई ऑफेंस होता है तो आईटी एक्ट है, बट फॉसिल्स का जो प्रिजर्वेशन है उसके लिए कोई नहीं। एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन के लिए 1986 का एक्ट है, 1989 का एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, बट जियोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक बिल लेके आई जिसपे क्रिटिसिज्म भी है, जिसको कहा जा रहा है कि आप कमेटी को रिकमेंड करिए, कमेटी उस पर कुछ सुझाव देगी, तो उस सुझाव पे हम आगे चर्चा करेंगे कि हाँ भाई गुड टू गो है या नहीं है। ठीक है, तो कमेटी को चलिए सुझाव देने दीजिए। आप पहले एक चीज जानिए, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक बात मेंशन्ड है, दैट इज द पैलेंटोलॉजिस्ट। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन स्लैट पूछ सकता है आपसे कि पैलेंटोलॉजिस्ट रेफर्स टू व्हाट, और 100% गलत करके आओ। पैलेंटोलॉजिस्ट होता है हु स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू द फॉसिल रिकॉर्ड्स। लाइफ, अर्थ पे लाइफ की स्टडी करता है, लाइफ की हिस्ट्री की स्टडी करता है, किससे? फॉसिल रिकॉर्ड से। लास्ट ईयर एक नोबेल प्राइज दिया गया था फिलोलॉजी, इसमें निएंडरथेल के लिए, याद रखना एक बार। निएंडरथेल लास्ट ईयर हम लोगों ने करा भी था, जब फिजियोलॉजी का नोबेल दिया जा रहा था तो उसमें निएंडरथेल के लिए वो नोबेल दिया गया था, तो वो यहाँ से रिलेट करेगा। तो एक बार जाके के आप ये नोबेल प्राइज देख लोगे, नोबेल प्राइज की सीरीज है, उसमें दूसरा वीडियो है नोबेल प्राइज इन, आपको इस पे ह्यूमन स्टडीज एंड उस पे निएंडरथेल पे, तो प्लीज जस्ट गो एंड वॉच इट वंस। पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अब तो याद हो गया होगा, हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बाय द यूज ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स, कि जितने फॉसिल्स बचे हैं उनका यूज करके लाइफ की हिस्ट्री को पढ़ना, वो कहा जाता है पैलेंटोलॉजिस्ट। अच्छा, एक टर्म है, जैसे इसी टाइप से चलता है कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जो कॉइन का कलेक्शन करता है उसे क्या बोलते हैं, तो इस टाइप की चीजों पे भी ध्यान रखा करो थोड़ा थोड़ा, कि एक आधा क्वेश्चन आए तो बन जाए। ठीक है, अनलाइक द क्वेस्ट टू प्रिजर्व द कल्चरल हिस्ट्री, ये बताया गया है कि जियो हिस्ट्री के लिए सेडिमेंट्स, फॉसिल्स, रॉक फॉर्मेशन, इनका प्रिजर्वेशन नहीं किया जा रहा है, तो वी नीड टू प्रिजर्व। तो डिकेड से हमने कोशिश किया है, तो इन्होंने एक बिल लेके आया, ठीक है चलो हम प्रिजर्व करते हैं। बिल का नाम क्या है? देखो लास्ट ईयर आई टोल्ड यू कि क्रिमिनल लॉ आइडेंटिफिकेशन बिल सरोगेसी पे क्वेश्चन आएगा, और वहां से क्वेश्चन आया भी, लीगल में क्वेश्चन डाल दिया था क्लाइंट ने। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, डिकेड्स, रिसर्चर्स एंड ऑल, ये जो है वो आपका सीआर का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बनेगा, क्रिटिकल रीजनिंग का। एक छोटा सा पैसेज दे देंगे, फ्रॉम द एवर पैसेज सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का, तो इस तरह से इस पैसेज को देखो, सेंट्रल आइडिया के तरीके से देखो, बाकी सीए के पार्ट से तो हम करवा ही रहे हैं। ठीक है, तो बिल का नाम क्या है? जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक्स प्रिजर्वेशन मेंटेनेंस बिल 2022। जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रिलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अच्छा, ये जो इसमें एक पेटेंट बॉडी है
या फिर कहे कि पेरेंट बॉडी है, माय बैड, पेरेंट बॉडी है वो है जीएसआई। सर ये क्या होता है, ये कौन सी नई खेत की मूली है? देखो जीएसआई होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि बहुत पुरानी बॉडी है, 1851-59 की बॉडी है, यानी इंग्लिश के टाइम की, ब्रिटिशर्स के टाइम की है। तो कहीं ना कहीं इसका हमें हिस्ट्री भी ट्रेस करना पड़ेगा एक सेकंड के लिए, तो विल ट्रेस दैट, टेंशन लोड बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंड समझ गए, बिल समझ गए, और उस पैसेज को कैसे देखना है फॉर क्लैट एंड आइलेट स्टूडेंट्स, क्या प्लीज उसको क्रिटिकल रीजनिंग की तरह से देखो, सेंट्रल आईडी ग्रैब करने की कोशिश करो और ये आर्टिकल पढ़ना, ठीक है। ड्राफ्ट हेरिटेज साइट्स, इसमें बेसिकली ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 32 जियो हेरिटेज साइट्स बताए हैं अभी तक, 32 जियो हेरिटेज साइट। इस पर एलेट ने पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन कि यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में कितने हैं, ठीक है। तो जियो हेरिटेज साइट्स कितने, 32, और इनको नोटिफाई कौन करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें से कुछ जैसे हैं शिवालिक फॉसिल पार्क हिमाचल प्रदेश, स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क जरमरा कोटरा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट उदयपुर, अकाल फॉसिल वुड पार्क जैसलमेर। एक बार थोड़ा सा देख लेना ताकि माइंड में वो रहे कि हाँ चलो ये, बट नंबर याद रखना, एलेट पूछ चुका है आपसे ये नंबर कि भाई साहब कितना था, और पेपर सिंपल था तब नंबर पूछा था। तो यानी जब आप सिम्बी की बात करोगे, एमएच सेट की, डीयू की, एनसीएचएम की, तो वहां भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत जेनेरिक क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। चलिए, करेंटली देयर इज नो लेजिस्लेशन, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसके लिए एनहांस करने के लिए उन्होंने ये बिल लेके आए। की फीचर्स क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स है कि साइट्स को डिक्लेयर किया जाएगा कि भाई ये जियो हेरिटेज साइट्स होगा ताकि उनका प्रिजर्वेशन हो सके। अब करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जियो हेरिटेज साइट मस्ट कंटेन द फीचर्स ऑफ जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऑब्वियस है वो कि जियोलॉजिकल साइट्स होगा तो जियो सिग्निफिकेंस होना ही चाहिए। जियो रेलिक्स आर मूवेबल रेलिक्स सच एज फॉसिल्स और मेटेओराइट्स, ये मूवेबल है। प्रोटेक्शन, ड्राफ्ट बिल ये भी बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, प्रिजर्व करेगी और मेंटेन करेगी, जस्ट लाइक द एनी अदर साइट्स। डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विल बी गिवन पावर फॉर दिस पर्पस ऑफ सर्विंग एंड एक्सकेवेशन। तो पावर ऑफ सर्वे एंड एक्सकेवेशन किसके पास होगा, जीएसआई के पास होगा, जो डायरेक्टर होंगे। अब कंस्ट्रक्शन इन साइट पे प्रोहिबिटेड होगा, वो वेरी ऑब्वियस है कि अगर आप कहीं पे कुछ प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे कंस्ट्रक्शन का रूल्स कैसे हो सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ जियो रेलिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा और डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसआई इसमें आपको साथ देंगे। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, इलीगल कंस्ट्रक्शन, डैमेजिंग, इलीगल डिस्ट्रक्शंस ऑफ, ये फाइल 6 मंथ्स और 5 लाख तक का पनिशमेंट इसमें बताया गया। अब आते हैं जीएसआई पे, वो तो बिल देख लिया हम लोगों ने, अब आते हैं जीएसआई पे। जीएसआई जो है वो होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अटैच्ड है नोडल मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस याद रखना। जीएसआई स्टार्टिंग में बताया कि ये पहले बना था 1851 में बना था, ठीक है। ये सेकेंड ओल्डेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूशन है, इससे पहले सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से था, बट उसको 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से स्टार्ट किया गया। 1951 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। रूट्स कैन बी ट्रेस्ड टू 1863, 1836 when coal committee was followed by more such committees was formed to study and explore the availability of coal in eastern parts of India। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्हें कोल्स की नीड थी, रेलवेज अगर बनाने तो कोल चाहिए, ठीक है। रेलवे स्टीम इंजन थे, पहले तो था नहीं इलेक्ट्रिक वाला कि हाँ बस लगाया टेस्ला बनाया चल दिए, ऐसा तो था नहीं, पहले पहले कोल पे चलता था, स्टीम इंजन थे। तो इनके लिए क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में, लेकिन उसकी हिस्ट्री टेस्ट होती है 1836 से, जब इन्होंने कोल कमेटी बनाई थी। तो वहां से यहां तक का सफर तय किया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अच्छा, फर्स्ट सर्वेयर कौन थे, इनका नाम याद रखना, डेविड हिरम विलियम्स, डेविड एच विलियम्स के नाम से भी क्वेश्चन आता है। वॉज अपॉइंटेड सर्वेयर ऑफ द कोल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट कोल वर्क्स बंगाल, बंगाल में उनका मेन था सेंटर, इस वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए, द फ्रेज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फर्स्ट 1847 में पहली बार यूज किया गया भाई दमोदा एंड आजी ग्रेट कोल फील्ड्स में। फर्स्ट सुपरिटेंडेंट को होते हैं डॉक्टर थॉमस ओल्धम। फर्स्ट सुपरिटेंडेंट और फर्स्ट सर्वेयर में बहुत अंतर है, मिक्स मत करना। फर्स्ट सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर थॉमस ओल्धम और फर्स्ट जो इसके सर्वेयर हैं वो ऊपर से बन जाएंगे आपके हेरियन, ठीक है। कमिटी था इन्वेस्टिगेशन कोल माइंस एंड मिनरल्स, सेटअप किया गया 1837 में, जो कोल कमिटी की बात की जा रही है 1836 में। फर्स्ट जियोलॉजिकल सर्वेयर अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एच विलियम्स, स्टार्टिंग में बताया। 34 जियोलॉजिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट्स है इंडिया में। जीएसआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, बंगाल में स्टार्ट हुआ था, कोलकाता में ही होगा, आपका काम आसान हो गया। कितने रीजनल ऑफिसेज हैं, 6। एक बार डीयू ने पूछा था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में शायद, उसके कितने ऑफिसेज हैं। तो इस तरह से चीजों को पकड़ के रखो कि 6 रीजनल ऑफिसेज, 6 का नाम मत याद रखो चलेगा, बट 6 रीजनल ऑफिसेज के नाम याद रखो, 6 रीजनल है ये याद रखो। स्टेट्स अगर याद रखने उसका भी आसान तरीका देखो, लखनऊ,
जयपुर, ठीक है, ये 2 हो गए। नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग, कोलकाता हेडक्वार्टर ये, ठीक है। चलिए, जीएसआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। अच्छा, एक है ये IUGS, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, ये इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है। इसने इंडिया में पहला जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट मतलब रिकॉग्नाइज किया था, वो था मगमुला केव ऑफ मेघालय। बस इतना याद रखना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द जियोलॉजिकल साइंसेस, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में फाउंड हुआ था। और जीएसआई कब फाउंड हुआ था? 1851 में, लगभग 110 साल के बाद, ठीक है। अभी कितने टोटल मेंबर नेशंस है? 121। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जैसे जीएसआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में था, इसका हेडक्वार्टर पहले आई गेस की पेरिस में था, बस उसके बाद इसको ट्रांसफर किया गया 2012 में, और वो बीजिंग चाइना में आ गया, ठीक है। ये चीज याद रखना, बस ज्यादा कुछ नहीं है। ये IUGSN मूव टू द चाइनीज अकेडमी ऑफ द साइंसेस, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ चैट जीपीटी विद द व्हाट्सएप। आई होप कि अभी तक आपको याद आ गया होगा कि चैट जीपीटी का सिस्टर एआई है गूगल का, कौन सा? बार्ड है, बियर्ड है, बताना कौन सा है, ठीक है। अब तो बता दो यार, अब तो बता ही देना चाहिए। अभी नहीं बता रहे हो तो फिर यार रिवीजन नहीं हो पा रही है। अच्छा, गवर्नमेंट है तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मेटी। जहां पर आईटी आ गया, जहां पे आईटी का एक अंश भी आ गया, आग बंद करके मेटी लगाओ। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, बस काम खत्म। अब इसको चैट जीपीटी व्हाट्सएप को कनेक्ट करेंगे ताकि हम फार्मर्स वगैरह के लिए काम कर सके, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है ना इंग्लिश का एक। तो इन्होंने कहा कि एक भाषिनी करके एक लगाएंगे हम, वो उस पर करेंगे। भाषिनी क्या है? भाषिनी लोकल लैंग्वेज बनेगा, कि लोकल लैंग्वेज हो उसमें वो यूज, उसमें वो एआई चल सके, ताकि हम बोले और लोकल लैंग्वेज में चले। जैसे मगधी है, मिथिला है, ठीक है, अवध है, लोकल लैंग्वेज में चले। फार्मर्स वगैरह कैसे लोकल लैंग्वेज में ग्रैब करते हैं। पंजाबी है, कश्मीरी है, उड़िया है, कोंकणी है, मलयाली है, 22 लैंग्वेजेस है। बताना 22 लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म किया जाएगा कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसमें डाला जाए, ताकि हम इस पे काम कर सके और रीजनल लैंग्वेजेस में ये जा सके, ठीक है। बस वो चीज याद नाम रखना कि किस क्या नाम दिया उन्होंने, तो भाषिनी, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज एम टू बिल्ड एंड डेवलप इकोसिस्टम, वेरियस स्टेकहोल्डर ट्रेनिंग है, बेंचमार्क डेटाबेस बना के रखना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक सेपरेट बनाया जाएगा, भाषा दान सेक्शन, which allows individuals to contribute a multiple crowdsourcing initiatives। भाई आप भी दो कुछ सोर्सेस, क्योंकि एआई सोर्स से ही तो बनता है, उसको चैनलाइज कर देते हैं बस। द कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी डन इन 4 वेज। सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, बोलो इंडिया, देखो इंडिया, है ना। सुनो, बोलो, लिखो, देखो, सिंपल, काम खत्म। दिस कॉन्ट्रीब्यूशन कैन हेल्प टू इंप्रूव द ओपन रिपोजिटरी ऑफ डेटा टू डिजिटली एनरिच देयर नेटिव लैंग्वेजेस। बस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ भाषिनी? सेंसस 2001 के थ्रू 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अब बता दो कौन से शेड्यूल में है और कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस, 6 है, 7 है, और कौन से शेड्यूल में, 6th है या 7th शेड्यूल है? 2 शेड्यूल ऑप्शन दिया है, अब बता दो 6, 7, 8, 9। चलो ऑप्शन मिल गया। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है? क्योंकि इस पे देखो मोस्ट है इंग्लिश में बेस्ड है, तो हमें लोकल लैंग्वेजेस में जाना होगा। प्रोजेक्ट मैसिव इंडियन लैंग्वेज बैरियर, स्टार्टिंग में बता रहे कि लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए काम किया जा रहा है, भाषिनी और भाषा दान। भाषिनी कम्स विद द सोल पर्पस ऑफ डेवलपिंग ए नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म देगा, जिसमें आप रीजनल लैंग्वेजेस में बात कर सकते हो एआई से। भाषा दान से लोग उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और 4 तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे: सुनो इंडिया, बोलो इंडिया, लिखो इंडिया और देखो इंडिया। गांधी जी के 3 बंधन है, चौथा ऐड कर दो, सुनने वाले, है ना। उसमें तो है ही, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बस इसमें बुरा मत लिखो भी आ जाएगा। गांधी जी के 4 बंदर कंप्लीट। अच्छा, चैटबॉट वर्क कैसे करता है? वॉइस बेस्ड है, अगर कभी चैट जीपीटी यूज किया हो तो देख लेना, बोलो काम कर देगा वो सारा तुम्हारा, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा चर्चा करने वाली चीज है नहीं, यू कैन जस्ट लीव दैट पार्ट। नाउ एक्सप्रेस का है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस अगेंस्ट द झारखंड सीएम। झारखंड सीएम के अगेंस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस। पहले अपन को ये जानना है कि बॉस ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्या इससे किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी का लेना देना है या नहीं है, और एक लैंडमार्क केस है 1964 का, उसको हम देखेंगे, राइट। तो इसमें 2-3 बातों पे हम ट्राई करेंगे कि फिगर आउट करें, ताकि वी वुड बी एबल टू गेट मोर क्लैरिटी ओवर दिस कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए, तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखना कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, यस नाउ वी कैन स्टार्ट। देखो, ये तो क्लियर होगा, यहाँ पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट आया था। चलिए इसको इरेज किया जाए। हमारा मेन अभी एस्पेक्ट है
हेमंत सोरेन के बारे में देखेंगे, वो वैसे भी न्यूज में रहते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इस पे ध्यान देना है हमें। पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर एक लेमन टर्म में जानिए तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है कि आप किसी ऑफिस में हैं बट उस दूसरे ऑफिस में भी प्रॉफिट ले रहे हैं, बट ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। कुछ ऐसे सारे पोस्ट होते हैं जहां पर आप अगर एक पोस्ट पे हैं तो दूसरा पोस्ट नहीं संभाल सकते। इसमें मिनिस्ट्री मत लेना, ठीक है। ये दिमाग में आ जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी देख रहा है वो तो अनुराग ठाकुर साहब, है ना। एयर इंडिया भी, एयर एविएशन भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, ऐसा कैसे काम चलेगा। वो मिनिस्ट्री है, वो पोर्टफोलियो है। दैट इज नॉट द ऑफिस, दैट इज अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो और ऑफिस में अंतर होता है, ठीक है। तो ये डाउट चलिए क्लियर हो गया साथ में। अब आगे आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अगर बात करें तो 191 आता है और 105 आता है। इसका क्लॉज 2 ही है दोनों का, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करता है। अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर हैं तो यू शैल डीम टू बी डिस्क्वालिफाइड। और सबके लिए आता है, जो भी एलिजिबिलिटी आती है ना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, सब में लिखा रहता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा होना चाहिए। अब एक केस था जया बच्चन का केस, यस, जया बच्चन वर्सेस फिल्म का था, यूपी फिल्म बोर्ड का था। उसमें क्या था, उनके ऊपर केस चला कि ये तो रिसेंट केस है, खैर ज़्यादा पुराना है भी नहीं। जया बच्चन के केस में ये हुआ था कि वो वो उसमें थी, एमपी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, ठीक है। वो एमपी थी और वो एक पोस्ट ली हुई थी यूपी फिल्म बोर्ड में। ऐसे भी यूपी फिल्म बोर्ड में, सपा के टाइम की बात है, यूपी फिल्म बोर्ड में, सपा समझ गए होगे, समाजवादी पार्टी, यूपी फिल्म बोर्ड में वो चेयरमैन थी, ठीक है। भले ही वहां से वो कुछ भी पैसा ड्रॉ नहीं कर रही थी, नो पैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट ले रही थी, ठीक है। बट वो जब भी जाती थी यूपी तो फिल्म बोर्ड की कार उनको लेने आती थी, उनको रहने की सुविधा दी जाती थी, बाकी सारे मिलती थी प्रॉफिट्स। तो ये केस फाइल किया गया कि सर मैडम तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आए थे। मैडम ने कहा नहीं, आई डोंट विड्रॉ एनी काइंड ऑफ मनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इतना नैरो मतलब भी नहीं है कि तुम अगर एक तुम कहोगे अरे 1 रुपया तो लेना सर, 1 रुपये में क्या होगा, अरे दाने दाने में लिखा है लेने वाले का नाम। तो इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो क्योंकि आप बाकी पर्क्स ले रही हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और इनको कहा गया कि आप छोड़िए वो पोस्ट। इन्होंने वो पोस्ट छोड़ा और इसके बाद तफ्तीश की गई, पता करो कौन कौन ये चीज कर रहा है। बहुत लिस्ट निकले, पार्लियामेंट वैसे ही अपडेट नहीं करता है लिस्ट। तो अब जब अब लिस्ट अपडेट हुई तो बहुत लोग निकले, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बहुत ब्रॉड मतलब है, ऐसे मत करो, सबको ही डिस्क्वालीफाई करना पड़ जाएगा। तो बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने रिजाइन दिया बाकी पोस्ट से। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पोर्टफोलियो वाली जो बात स्टार्टिंग में हमने बताई थी, पोर्टफोलियो, तो उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो इज डिफरेंट थिंग, दिस इज नॉट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, तो ये तो केस याद रखना है जया बच्चन वाला। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पे भी आएंगे। इसमें जो है ना डिस्क्वालिफिकेशन आता है आपको 10 शेड्यूल में, वो दूसरा वाला डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आपके नाम दिमाग में आ रहा होगा 10 शेड्यूल, तो वो ये डिस्क्वालिफिकेशन है, वो आया राम गया राम वाला डिस्क्वालिफिकेशन है, कभी पढ़ेंगे क्योटो होलोहन का केस है। 1964 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट का, उस केस का नाम देख लो, सीवी के राव वर्सेस देंतु राव। सीवी के राव, अंदर पीपीटी में नहीं लिखा है ये केस, वर्सेस देंतु राव। इस केस में 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि व्हाट शैल बी कंसीडर्ड एज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो इसमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी थी, ये हमारे लिए देखना जरूरी है, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। तो गाइडलाइन से पहले एक बार हेमंत सोरेन जी को देख लें, इनके ऊपर क्या था। बस कुछ नहीं था, ट्रांसफर रिसेंटली किया था गवर्नर का, एक रमेश बैस का एलिगेशंस था चीफ मिनिस्टर के ऊपर कि 2022 में एलिगेशंस वाज रेज्ड दैट द करंट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैज मिसयूज्ड हिज पोस्ट एंड एलोकेटिंग अ माइनिंग प्लॉट टू हिमसेल्फ। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहे हैं अपने पोस्ट का, ठीक है। इट वाज एलिज्ड दैट इट वाज एलिज्ड दैट कहा क्या, सीएम अलॉटेड अ स्टोन क्वेरी माइंस ऑफ 0.88 एकड़ फॉर हिमसेल्फ इन अंगड़ा रांची में उन्होंने खुद के लिए प्लॉट लगाया। तो आरपी एक्ट 1951 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के चार्जेस लगाए गए इन पे। What is of a law does not clearly define what constitute, but definition has evolved over the years with interpretations made in various courts and judgments। सब कहानी स्टार्टिंग में बता चुके, आसान हो जाता है। इतने अच्छे से पीपीटी डील अब करवा देंगे तब तो पढ़ी लोगे ना आराम से। अब ये पीपीटी पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ रही है आपको, बस ध्यान से एक बार ध्यान लगा के सुन लो कि क्या बात है, ठीक है। नहीं तो पीपीटी पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया टाइम टू टाइम। 1964 का केस बता रहे थे ना, वही है सुप्रीम कोर्ट का, सीवी के राव वर्सेस दांतु राव।
का केस था 1964 में, और एक जया बच्चन का केस। ये दोनों केस जिसको याद है ना, समझो उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का फंडा क्लियर है। ठीक है, चलिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवरल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग वेदर द गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। क्या गवर्नमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी में है? लेट सपोज कि एक कोई पर्सन है, इसमें डाल देते, रुकिए, एक कोई पर्सन है जो कि एमपी या एमएलए है, ठीक है, वो बी पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहा है, तो पहले ये देखा जाएगा कि क्या बी में गवर्नमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या नहीं, ये पहली चीज हो गई। दूसरी, वेदर द गवर्नमेंट हैज द पावर टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट। क्या गवर्नमेंट के पाप, देखो अपॉइंटमेंट का पावर होगा तो टर्मिनेशन भी होगा, ये दो तो वैसे याद रहने वाले हैं। अच्छा, आगे क्या है? वेदर द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द रिम्यूनरेशंस। क्या अपॉइंट कर सकता है, क्या गवर्नमेंट हटा सकता है, क्या गवर्नमेंट उससे रिलेटेड जितना भी खर्चा है वो देखता है, या सोर्स ऑफ रेम्यूनरेशन क्या है, और पावर डेट कम्स विद द पोजीशन, क्या पावर आपके पास आती है। मतलब हर चीज में अगर आप कहोगे कि नहीं नहीं गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर रहा है साहब, बस हम पावर ले रहे हैं वहां से, कौन सा पावर ले रहे हो भाई साहब? जया बच्चन का ही तो हुआ था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि आई एम नॉट टेकिंग मनी माय लॉर्ड, मनी तो ले ही नहीं रहे हैं, एक भी पैसा नहीं ले रहे, आई एम नॉट सैलरीड हियर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पर्क्स ले रही हैं आपके, जब जब आप आती हैं तो गाड़ी लेने आता है या फिर 10 तरह की चीजें होती है, अरेंजमेंट्स कराई जाती हैं आपके लिए, दैट इज कंसीडर्ड अंडर दिस रेम्यूनरेशंस। उन्होंने रेम्यूनरेशन को कवर किया और कहा कि यू आर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैडम। तो दो केस याद रखना, सीवी के राव वर्सेस गांतू राव और जया बच्चन का केस, बाकी काम हो जाएगा। जैसे आर्टिकल 21 में याद रखते हो ना मेनका गांधी वाला केस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वैसे ही यहाँ याद रखना है ये चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नीड फॉर सच कॉन्सेप्ट एमपीज। अब देखो, एक है 10 जगह पोस्ट लेके बैठे हो तो इन्फ्लुएंस हो जाता है, करप्शन बढ़ते हैं, करप्शन वैसे भी कौन सा कम हो गया है ना, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यही सब चीजें, हेंस द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, इसमें आपको जो देखना है मेन, उस पे आते हैं हम, कि आर्टिकल 191 ये बोलता है स्टेट लेजिस्लेटिव्स के लिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव 91 क्लॉज 2 191 क्लॉज 2 बोलता है स्टेट लेजिस्लेचर्स का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और यूनियन का 105 क्लॉज 2। बस ये दो चीजें याद रखो। 102 क्लॉज 2, माय बैड, सीरियस बैड, कि 191 क्लॉज 2 और 102 क्लॉज 2, इसमें ये दो चीजें याद रखो, बाकी काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते, इट इज अ बार्ड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1952। अब ये एमएलए एमएलसी है, फाइनल अथॉरिटी कौन होगा इसमें? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द क्वेश्चन शैल बी साइटेड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट फॉर डिसीजन। स्टेट में गवर्नर होगा और वहां पे हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट शैल सब्जेक्ट टू एनी नॉमिनेटेड बाय एनी क्वेश्चन, बस गवर्नर, स्टेट में गवर्नर रहेगा, ऊपर में आपके उसमें रहेंगे प्रेसिडेंट रहेंगे। गवर्नर शैल एक्ट एज पर ओपिनियन इन द इलेक्शन कमीशन, हिज डिसीजन शैल बी फाइनल एंड मे नॉट बी रिव्यूड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस, लेवरेज जेएनके लिथियम रिजर्व। कुछ दिन पहले देखा था कि जेएनके में सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व मिला और इंडिया, चाइना और यूएस से भी ऊपर है लिथियम रिजर्व में। तो वही है कि देखना है कि कवर कैसे करता है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड? सबसे आसान क्वेश्चन है, 1851। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट? कल ही किया था 105, ये तो इसीलिए मेरे दिमाग में 105 घूम रहा है बार बार, क्योंकि यूडिंग रिप्रेजेंटेटिव जब हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, वो 105 में आ जाता है। चलिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड एरिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स? 12.6% इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस कभी बार पूछे जाते हैं, सर क्या क्वेश्चन है, मुझे भी लगा था क्या क्वेश्चन है, बट हाँ पूछे जा सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, क्लाइंट ने भी घुमाया था आपको। व्हाट आर द हुली क्वेश्चन यूज फॉर? हुली, हुली एक टर्म है, अगर आप लोगों ने कल का पेपर पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात ही नहीं है। टू स्क्रीन फॉर डिप्रेशन, कल ये आर्टिकल आया भी था, मना मत करना कि नहीं आया था। आफ्टर नाम्बिया, ये आफ्टर नाम्बिया विच कंट्री? ये बड़ा न्यूज में रहा, चीता, मोदी जी के बर्थडे को आया था, स्टिल रिमेंबर मोदी जी के बर्थडे को आया था, तो प्लीज ये चीता वाले याद रखना, पहले कूनो से आया था, अब साउथ अफ्रीका से आया था। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आया था, नाम्बिया से, ठीक है, अब आएगा साउथ अफ्रीका से। So thank you, and these are the some channels where you can follow more such interesting contents. Thank you. That's all from my side.